नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं हिट खबरों का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें देश और दुनिया की हर खबर 1 घंटे के अंदर आप तक पहुंचाएंगे। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं और इस 1 घंटे के बुलेटिन को आपने देख लिया, फिर आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो शुरुआत कीजिए अपने दिन की हमारे साथ। वैसे इतनी प्यारी सुबह होती है, फिर चाहे मौसम कोई भी हो, लेकिन सुबह की तो बात ही और है। ठंडी ठंडी हवा और ये ताजी ताजी हवा आपको बताती है कि हर एक दिन कितना खुशनुमा होता है। और अगर भगवान के नाम के साथ दिन की शुरुआत हो दीपिका, फिर तो बात ही क्या। सही बात है, क्योंकि भगवान देखिए हर किसी का भला करते हैं। और आज की शानदार सुबह के साथ हम एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन जो भी श्रद्धालु हैं वो आज से कर पाएंगे, क्योंकि आज से कपाट खुलने जा रहे हैं। यार मुझे मेरी आवाज उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद आज बाबा केदार धाम के कपाट भी खुल गए। भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:20 पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ की मौजूदगी में बाबा के दरबार में दिखी। भगवान केदारनाथ धाम को करीब 35 क्विंटल से ज्यादा के फूलों से सजाया गया। इससे पहले बाबा केदारनाथ धाम की डोली सोमवार दोपहर केदार धाम पहुंच गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डोली पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। मंदिर खुलने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि यात्रा पर मौसम की थोड़ी मार जरूर पड़ी है। उत्तराखंड सरकार ने पैदल रास्ते में बर्फबारी और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। केदारनाथ धाम में अगले 1 हफ्ते तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। भारी बर्फबारी के बीच जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी हिमांशु पुरोहित भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट केदारनाथ धाम से भेजी है, जरूर आपको देखना चाहिए। बाबा केदार के कपाट 6:20 पर सभी श्रद्धालुओं के लिए अभी खोल दिए गए हैं। पूरा उत्सव का माहौल पूरे मंदिर परिसर में देखा जा सकता है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। रात से ही भक्त यहाँ पर बाबा के दीदार के लिए जुटना शुरू हुए थे और अभी 6:20 पर बाबा के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ से हिमांशु पुरोहित, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह है और इसीलिए मौसम की परवाह किए बगैर श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लिया है। और ये बात तो बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। क्या है वो सौगात, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में हैं। आज पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। एक तरफ पीएम मोदी केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, वहीं दूसरी ओर केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही आज डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। 1136 करोड़ रुपए की परियोजना से तैयार की गई पहली वाटर मेट्रो केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इससे यहाँ सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा, वहीं पर्यटन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके पहले उन्होंने कल कोच्चि में रोड शो किया। इस रोड शो में जबरदस्त जनसैलाब नजर आया। इस दौरान मोदी कुछ दूर तक पैदल ही चले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका लाभ
केरला के युवाओं को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने तय किया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में कांस्टेबल पद के लिए होने वाली परीक्षाएं अब इंग्लिश और हिंदी के साथ भारत की 13 और भाषाओं में भी होगी। यानी अब मलयालम में भी ये परीक्षा होगी। इसके लिए मैं केरल के युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा, पहले सोच थी कि भारत बदलेगा नहीं, लेकिन अब सोच है कि हमारा ये देश पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो देखा अपने प्रधानमंत्री क्या सौगात लाने वाले हैं। और वैसे भी केरल जो है वो बैक वाटर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में अब मेट्रो भी आ चुकी है, तो पानी में उड़ने वाली मेट्रो भी किस तरीके से अब लोग उसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। अगर पानी की बात हो रही है तो कानपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बारिश ने राहत दी है। मौसम का मिजाज बदला, रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे कानपुर और लखनऊ के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कानपुर में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली, लेकिन बारिश के पहले आई तेज आंधी ने कानपुर के लोगों को थोड़ा परेशान जरूर किया। कानपुर में इतनी तेज आंधी आई कि उसने बड़े बड़े होल्डिंग्स तक को फाड़ दिया। शहर में धूल से धुंध छा गया। एक पल तो ऐसा लगा जैसे अप्रैल का नहीं दिसंबर का महीना हो, क्योंकि धूल को देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोहरा छा गया हो। कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। धूल की गुबार की वजह से विजिबिलिटी नहीं के बराबर रही। दिन में भी लोगों को सड़क पर गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। 2-3 दिन से भैया बहुत भीषण गर्म पड़ रही थी। आज मौसम बड़ा अच्छा लग रहा, सुहाना मौसम है। बारिश पहले आंधी चली है, फिर बाद में बारिश हुई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बदले मौसम ने लोगों को काफी राहत दी है। वहां पर आसमान में काले बादल छाए रहे, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट आने की वजह से लोगों को सूरज की तपिश से कुछ रोज के लिए ही सही छुटकारा मिल गया। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी खबर है। मौसम बहुत बढ़िया है, पानी बरसने की उम्मीद है, ठंडा मौसम हो गया है। बढ़िया है, बढ़िया मौसम, एक नंबर। भगवान ने सबसे कृपा की, रोजगारों के लिए, सबके लिए मौसम कितना अच्छा हो गया। इन दोनों शहरों के अलावा यूपी के बाकी कुछ जिलों में भी बारिश होने की संभावना है और वहां के लोगों को भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो कानपुर में तो बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन कई ऐसे शहर हैं अभी उत्तर प्रदेश के जो अभी भी भीषण गर्मी से तप रहे हैं। तो कानपुर में तो लोगों को मौसम से राहत मिल गई है क्योंकि वहां पर हल्की बारिश हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक शहर मथुरा, जहां पर भीषण आग लग गई और आग भी ऐसी कि जिसने भी देखा वो कांप उठा। कृष्ण की नगरी मथुरा में सोमवार को आग ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां पर एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में कपड़ों और लकड़ी का सामान होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की और फिर देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी ऊपर तक उठती दिखाई दी। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बस काला धुआं ही आसमान में दिखाई पड़ रहा था। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जिसने भी लपटों के इस विनाशकारी रूप को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हादसे से घबराए लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पर पीछे आग लग चुकी थी गोदाम में और 2 फायर ब्रिगेड की फिर गाड़ी आई है। वो आग कंट्रोल में है। लगभग 10 से 15 मिनट उन्हें आग कंट्रोल में लाने में लगे गाड़ियों को। बहुत तेज आग लगी थी। हाँ, मतलब उनका सामान वगैरह जल गया, नुकसान हो गया थोड़ा। इस हादसे में टेंट हाउस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि नुकसान का आकलन लाखों में है। अभी तक ये साफ नहीं है कि वहां ये अग्निकांड कैसे हुआ। इस मामले की छानबीन जारी है।
तो मथुरा में जो आग लगी थी उसे तो पानी से बुझा दिया गया, लेकिन बंगाल की बात करें तो वहाँ पर पानी की वजह से पुलिस और जो आम पब्लिक है वो आमने सामने आ गई। दरअसल नॉर्थ 24 परगना में पानी की किल्लत को लेकर के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पानी के लिए महाभारत छिड़ गया है। पानी की परेशानी से जूझ रहे इलाके के लोगों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने गई तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया। सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग जब शांत होने के लिए तैयार नहीं दिखे तो फिर पुलिस ने उनके साथ सख्ती से पेश आई। पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोगों को पुलिस ने जब हिरासत में लेने की कोशिश की तो भीड़ और भड़क गई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। प्रदर्शन की वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया। आने जाने वाले लोग प्रोटेस्ट की वजह से रास्ते में फंस गए, क्योंकि लकड़ियों की बल्ली को बीच में सड़क पर बांधकर प्रदर्शनकारी वहीं पर बैठ गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई लोगों को चोट आई है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन लोग जल्द पानी की समस्या से छुटकारा चाहते हैं। वैसे पानी के बिना लोगों का गुजारा भी संभव नहीं और यही वजह है कि पानी जब नहीं मिलता है तो लोग इस तरीके से उग्र हो जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शन को जायज भी नहीं ठहराया जा सकता। जी हाँ, और देखिए इस तरीके के प्रदर्शन और हालात और बवाल सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहे हैं। विदेशों की खबरें आपको 2 मिनट की दुनिया वाले सेगमेंट में हम दिखाते हैं। कुछ लोगों के हाथों में मशाल है जो तुर्की और अजरबैजान के झंडों को आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं। झंडे में जैसे ही आग लगनी शुरू होती है लोग हाथ उठाकर नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। तस्वीरें अर्मीनिया की राजधानी येरेवान से सामने आई है, जहां हजारों लोगों ने तुर्क साम्राज्य में जो नरसंहार हुआ था उसकी 108वीं बरसी से पहले ये मशाल जुलूस निकाला। आंकड़ों के मुताबिक नरसंहार में लाखों लोगों की जान चली गई थी। रूसी सेना ने खार्किव में एक बार फिर जोरदार हमला किया है। रशियन आर्मी ने रिहायशी इलाकों में भीषण गोलीबारी की है, जिससे ये पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। हमले में 12 घर और कई गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं, लेकिन इस अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि खार्किव और उसके आसपास के इलाकों में रूस ने 5 S-300 मिसाइलें दागी थी। जहाज में आग लगने का ये वीडियो अमेरिका के ओहियो से आया है। बताया जा रहा है टेक ऑफ के बाद फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया, जिससे प्लेन के इंजन में आग लग गई। हादसे के बाद प्लेन 20 मिनट तक हवा में उड़ता रहा, क्योंकि किसी वजह से फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली थी। फिर जॉन ग्लेन एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वीडियो लंदन के मशहूर टावर ब्रिज का है, जहां हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है। लोग एक साथ ब्रिज पर मैराथन दौड़ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए ज्यादा खास हैं क्योंकि 2019 के बाद पहली बार इस मैराथन का आयोजन किया गया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर थी, लेकिन बिना किसी रुकावट के मैराथन का सफल आयोजन हुआ। ये सभी प्रवासी उत्तरी अफ्रीकी देश के हैं जो समंदर के रास्ते यूरोप में दाखिल हो रहे थे, लेकिन ट्यूनीशिया कोस्ट गार्ड ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। सभी 372 प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में ले जाकर बेरंग लौटा दिया गया। ट्यूनीशिया ने अपने देश में अफ्रीकियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ये कदम उठाया। बता दें कि ट्यूनीशिया की सरकार पर अफ्रीकी लोगों के साथ नस्ल भेद और दोयम दर्जे का बर्ताव करने का भी आरोप लग चुका है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की। जी हाँ, शाइस्ता को लेकर के अभी भी पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि शाइस्ता राज्य में है या फिर यूपी से कहीं बाहर है। ये एक बड़ा सवाल यूपी पुलिस के सामने अभी भी बरकरार है। और यूपी एसटीएफ की टीम लेडी डॉन को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी है और न सिर्फ शाइस्ता बल्कि उसके तमाम मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उमेश पाल के मर्डर के बाद से शाइस्ता फरार है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उससे पता चला है कि भगोड़ी शाइस्ता जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है। यूपी एसटीएफ की टीम प्रयागराज के आसपास के इलाके में कर रही है छापेमारी। एसटीएफ को शाइस्ता के प्रयागराज और आसपास के इलाके में छिपे होने के सबूत मिल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ को शाइस्ता के मदद करने वालों के बारे में पता चल गया है।
शाइस्ता के मददगारों पर शिकंजा किसी भी वक्त कस सकता है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसके पास ट्रेमेंडस रिसोर्सेज हैं, ट्रेमेंडस मैन पावर है। इसके अलावा इनके संपर्क बहुत सारे लोगों से हैं जो इनके अंडरग्राउंड गतिविधियों में शामिल रहते रहे, इनका पैसा खपाते रहे। इसलिए ये कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं और इनको ट्रैक करने की कोशिश लगातार डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एसटीएफ कर रही है। इस बीच विवादित बयानों के लिए मशहूर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने शाइस्ता परवीन का बचाव किया है और आरोप लगाया है कि शाइस्ता को मीडिया ने क्रिमिनल बनाया। शाइस्ता परवीन पे अभी तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। क्या वो क्रिमिनल हैं या आपका मीडिया उन्हें क्रिमिनल बनाए हुए हैं? पहले इस बात को तय कर लिए, उसके बाद फिर बात है। एक तरफ शाइस्ता फरार है तो दूसरी तरफ अतीक के गुर्गों को पनाह देने वाली आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर कल सुनवाई टल गई है। अतीक की बहन आयशा ने सरेंडर करने के लिए अर्जी दाखिल की है, लेकिन प्रयागराज पुलिस के जवाब दाखिल नहीं करने के कारण सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट ने 2 दिन में भूमनगंज पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। अब 26 अप्रैल को सरेंडर की अर्जी पर अगली सुनवाई होगी। तो एक तरफ शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी की खबर कभी भी आ सकती है और दूसरी तरफ अतीक गैंग के कई काले कारनामों का खुलासा एक के बाद एक हो रहा है। और इस गैंग के एक गुंडों का नाम की जो लिस्ट है वो टाइम्स नाउ भारत के पास है। कुल 121 गैंगस्टर इसमें शामिल है जो अभी फिलहाल डरे हुए इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये नाम अतीक गैंग से जुड़े लोगों के हैं। भले ही पुलिस के एक्शन के कारण ये गैंग आज तितर बितर हो गया हो, लेकिन 121 नामों की ये लिस्ट इलाके में डर और दहशत का दूसरा नाम था। टाइम्स नाउ नव भारत के पास अतीक गैंग के गुर्गों की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में एक नाम है जकी अहमद का भी। अतीक अहमद का साला है जकी। लखनऊ के व्यापारी अपहरण मामले में ये जेल में बंद है। ये अतीक के जमीनों के कारोबार को प्रयागराज समेत अलग अलग जिलों में संभालता था। इस लिस्ट में आबिद प्रधान का नाम भी है। ये माफिया अतीक का सबसे करीबी शूटर था। ये भूमाफिया घोषित है और मौजूदा समय में जेल से बाहर है। लिस्ट में आसिक उर्फ मल्ली का भी नाम है। ये हिस्ट्री शीटर है, मौजूदा समय में जेल के बाहर है। साथ ही लिस्ट में जुल्फिकार उर्फ तोता का नाम भी है। ये कुख्यात हिस्ट्री शीटर है और आगरा के जेल में बंद है। बड़ी बात यह है कि इनमें से कुछ गुर्गे हत्या करने में, किसी भी तरह के वारदात को अंजाम देने में, तो कुछ धमकाने में एक्सपर्ट हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले 9 फरवरी 2023 को प्रभारी डीसीआरबी ने अतीक अहमद के 121 सदस्यों की गैंग की लिस्ट जारी की थी। अतीक अहमद गैंग के 121 सदस्यों की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम आबिद प्रधान का है, जो 2020 की लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन अब इसका नाम हटाकर 58 सहयोगियों की लिस्ट के नाम में डाल दिया गया है। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ को माफिया अशरफ के सालों की भी तलाश है। अशरफ का साला गद्दाफी, दूसरा साला सद्दाम और इन दोनों के अलावा जैद नाम के एक साले की भी यूपी एसटीएफ सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो जब से माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई है तब से पुलिस की जो टीम है अब वो अतीक के जितने भी गैंग के लोग हैं उन्हें निशाना बना रही है। और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो भी यूपी पुलिस के इस एक्शन से काफी डरा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अब जल्द ही रुंगटा मर्डर केस की फाइल को खोलने की तैयारी कर चुकी हुई है और इसके अलावा मन्ना सिंह मर्डर केस में भी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूपी की योगी सरकार मुख्तार के खिलाफ नंद किशोर रुंगटा कांड की फाइल के बाद ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की भी फाइल खोलने जा रही है। इस केस में अब योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार की घेराबंदी करने में जुट गई है। शासन की ओर से मुख्तार के खिलाफ हाईकोर्ट में एक नई रिट दाखिल की गई है। कहा यह जाता है कि माफिया डॉन ने अपने गुर्गों को मन्ना सिंह की हत्या का आदेश दिया।
कहा यह भी जाता है कि मऊ के सरकारी ठेके अधिकांश तौर पे जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं उनको ही मिलते थे। अगर किसी दूसरे शख्स ने ये ठेके अपने नाम पे ले भी लिए तो वो पूरे ठेके का जो 10% का जो हिस्सा था वो बतौर गुंडा टैक्स मुख्तार अंसारी को देने के लिए मजबूर था। बता दें कि 29 अगस्त 2009 में मई के गाजीपुर तिराहे पर पीडब्ल्यूडी के क्लास 1 के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 6 बदमाशों ने मन्ना सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मन्ना सिंह को मौत के घाट उतार दिया। 29 अगस्त साल 2009 ये वो तारीख है जब मऊ का गाजीपुर तिराहा गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। बाइक सवार 6 बदमाश पहुंचते हैं और नीचे उतरते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निशाने पर थे ठेकेदार मन्ना सिंह। मन्ना सिंह को कुल 22 गोलियां मारी गई और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। पहले नंद किशोर रुंगटा कांड की फाइल और अब ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की फाइल खुलने के पूरे आसार हैं। ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं अपराधियों पर शिकंजा दिनों दिन कसता जा रहा है और उधर पंजाब में अमृतपाल के जो साथी हैं वो भी मुश्किल में घिरे हुए हैं क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। जी और अमृतपाल ने अपने जिस साथी को छुड़ाने के लिए उस थाने का घेराव किया था, अमृतसर के थाने का घेराव किया था, अब वहीं पर हालात देखिए उसके लिए कितनी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है इस रिपोर्ट में। अमृतपाल के बाद पंजाब पुलिस तूफान सिंह की तलाश में जुट गई है। ये वही तूफान सिंह है जिसने अमृतसर थाने से छुड़ाने के लिए अमृतपाल ने काफी हंगामा किया था। थाने के अंदर घुसकर उसके समर्थकों ने काफी बवाल किया था। तूफान सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चला रही है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिसकी वजह से यह पूरा पुलिस एक्शन हुआ वो शख्स अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जहां लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह, जिसे अजनाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 23 फरवरी को इसी तूफान सिंह को छुड़ाने के लिए अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस थाने पहुंचा था और वहां पर इसको छुड़वाने की शर्त रखी थी। ये शर्त पंजाब पुलिस ने मानी थी और अगले ही दिन उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद से तूफान सिंह फरार है, अभी तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने अपना पूरा जो फोकस है वो तूफान सिंह को पकड़ने की तरफ शिफ्ट कर दिया है। लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह नाम का शख्स जो अमृतपाल का काफी करीबी है, उसको अजनाला थाने में अपहरण मामले में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तूफान सिंह 18 मार्च को भी अमृतपाल के साथ था, लेकिन इसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा है। तो अमृतपाल के इस भगौड़े साथी को पंजाब पुलिस तो दिन रात ढूंढ रही है, लेकिन देश की कुछ और बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे कि सीबीआई के रडार पर अगला नंबर अब किसका है और साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे आज कब जारी होंगे, छात्रों को, उनके अभिभावकों को इस नतीजे का इंतजार है। सब कुछ सिर्फ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार की शाम आतंकवादियों ने एक कपड़ा दुकान के मालिक पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने अकीब अहमद डार को गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। अकीब के परिवार ने उसे बिजबिहाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे जिला अस्पताल अनंतनाग रेफर कर दिया गया। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीबीआई ने पेट्रोलियम बिजनेस कंपनी गेल के पूर्व निदेशक ES रंगनाथन के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2017 से 2022 के दौरान कथित तौर पर 4 करोड़ 82 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की। अधिकारियों ने बताया है कि रंगनाथ को बीते साल जनवरी में भी गिरफ्तार किया गया था। एक 4 साल के बच्चे के गले में सीटी फंस गई, जिसके बाद दिल्ली एम्स में उस बच्चे को इलाज के लिए भर्ती किया गया। एम्स के डॉक्टरों ने सफल सर्जरी कर न सिर्फ बच्चे के गले से सीटी बाहर निकाली, बल्कि उसकी जान भी बचाई। बताया गया है कि सीटी बच्चे की सांस की नली में फंस गई थी। वो जब भी सांस लेता तो सीटी बजने की आवाज आती। गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर सड़क पर चल रहे एक शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग उसे नीचे गिरता देख उसकी तरफ भाग कर गए। उसकी हालत को देखकर वो तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। मरने वाले शख्स
की उम्र 42 साल बताई गई है। यूपी की 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक आज 1:30 पर हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रयागराज के मुख्यालय से रिजल्ट जारी होगा। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के रिजल्ट तो आज जारी होंगे, लेकिन राजस्थान की सियासत में जो तनातनी दीपिका चल रही है, बताया जा रहा है कर्नाटक चुनाव के बाद उसके रिजल्ट भी जारी हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए करप्शन के मुद्दे को लेकर के गहलोत सरकार पर सचिन पायलट ने जो निशाना साधा था, खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट से काफी ज्यादा नाराज है और हो सकता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कोई एक्शन भी लिया जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट से कांग्रेस हाईकमान नाराज है। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद हाईकमान सचिन पायलट पर फाइनल कॉल ले सकती है। पायलट के खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर पार्टी को लगता है कि पायलट इसे अपनी ही सरकार के सामने उचित प्लेटफॉर्म पर उठा सकते थे। बता दें कि पायलट लगातार गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। सचिन पायलट की हाल में दिए गए बयानों और गतिविधियों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व को ये लगता है कि वो कांग्रेस से अलग अपनी राजनीतिक संभावना तलाश रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है अपने ही लोगों के निशाने पर आती हुई नजर आ रही है, घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं कर्नाटक चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी अब चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से शामिल हो रही हैं। और बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह फिर से कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आपको ये चुनावी खबर भी दिखा देते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगीर में रैली करेंगे, वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा नसरीपुर में जनसभा करेंगी। एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चिकबल्लापुरम में, तो गृह मंत्री अमित शाह ने चामराजनगर और हासन में रोड शो किया। इस बीच एक बार फिर अमित शाह ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी को, इसके कार्यकर्ता को मैदान छोड़ाना इतना सरल नहीं है। इस बार हासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ कमल का फूल खिलने वाला है। इस बीच कांग्रेस भी पूरी तरह मैदान में डटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हंगल में रैली की और स्थानीय लोगों से बड़े बड़े वायदे किए। इसके साथ ही उन्होंने जगदीश शेट्टार के बहाने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। सीधी सी बात, मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया, ये 40% नहीं खाया, बीजेपी में नहीं हो सकते, टिकट नहीं मिल सकता, मंत्री नहीं बन सकते। बता दें कि 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान होगा। ऐसे में अब चुनाव में महज 15 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि देखिए जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक बार फिर से 2024 मिशन में जुट चुके हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने अलग अलग विपक्ष के दलों को एकजुट करना शुरू कर दिया ताकि एक नई रणनीति बीजेपी के खिलाफ बना सके। और बताया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में जो तमाम 19 विपक्षी दल है, उनके जो शीर्ष लीडरशिप है, उनकी एक बड़ी बैठक होने वाली है। पूरी अपडेट आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। मुलाकात की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और सभी विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की वकालत की। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके।
इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद अखिलेश और नीतीश दोनों ने मिलकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इन मुलाकातों पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश जी सिर्फ मनोरंजन के लिए अब कुछ कर रहे हैं। उनको भी मालूम है, पूरा ये एहसास है कि राजनीति में उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि जिस पार्टी में नीतीश जी हैं उस पार्टी का बेस ही खत्म हो गया। जब अपना ही आधार नहीं है तो दूसरी जगह लोग क्या साथ देंगे उनको। बता दें कि 2 हफ्ते पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। दिल्ली में नीतीश कुमार ने पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए मोर्चाबंदी करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। जी हाँ, भले ही नियम में बदलाव करके नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता जो है वो साफ कर दिया, लेकिन अब वो भी कई तरीके के सवाल उन पर उठ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। जरा इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। पटना में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे का एंगेजमेंट था। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे। खास बात तो ये थी कि बाहुबली आनंद मोहन पेरोल पर फिलहाल जेल से बाहर हैं। आनंद मोहन भले ही अभी पेरोल पर बाहर हैं, लेकिन अब किसी भी वक्त उनकी जेल से रिहाई हो सकती है। गोपालगंज के डीएम की हत्या का दोषी आनंद मोहन के रिहाई का आदेश को नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने धारा 432, 433 से 435 के प्रावधानों को, जिसमें ऐसे बंदी जो काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या में आजीवन कारावास की सजा पाकर राज्य के अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं, उनके संबंध में परिहार नीति को पुनः निर्धारण करने और राहत संबंधी प्रावधानों को विलोपित करने के कैबिनेट के डिसीजन को राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले के बाद अब कभी भी आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो सकती है। इस संबंध में लॉ डिपार्टमेंट ने अध्यादेश भी जारी कर दिया है। बुलेटिन की शुरुआत हुई है। हम आपको काफी सीरियस खबरें, देश की राजनीति से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। अब कुछ हंसी मजाक वाली खबरें भी आपको दिखाएंगे। चलिए तो आपको ये दिखाते हैं कि ट्रेन पर स्टंटबाजी करना कैसे एक युवक को भारी पड़ा, यानी स्टंट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक गिरते हुए डॉगी को कैसे एक महिला ने बचाया, ये सब कुछ आपको 2 मिनट के हमारे वायरल सेगमेंट में दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। चलती ट्रेन पर कुछ लड़के स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी अचानक एक लड़का रेलवे ट्रैक के किनारे लगे पोल से टकरा जाता है और ट्रेन से नीचे गिर जाता है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आप भी स्टंटबाजी के शौकीन हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये स्टंटबाजी जानलेवा है। वीडियो देख यूजर्स भी ऐसा स्टंट न करने की सलाह दे रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। एक शख्स बाइक पर स्टंटबाजी करता है। बाइक की स्पीड इतनी तेज होती है कि शख्स बाइक से नीचे जा गिरता है। बाइक का हैंडल पकड़कर दौड़ता है और फिर सड़क के किनारे खड़े बाइक सवार पर जा गिरता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स वीडियो पर खूब चटकारे ले रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल अब इस वीडियो को देखिए। एक युवक आग के साथ करतब दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके साथ जो होता है वो हैरान कर देने वाला है। युवक बैक स्टंट करने की कोशिश करता है, उसके पीछे आग जल रही होती है। आग के ऊपर से जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और युवक आग में धड़ाम जा गिरा। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने इस वीडियो को देखा वो इस महिला का कायल हो गया। महिला ने जिस फुर्ती से भागकर बिल्डिंग से गिर रहे डॉग को बचाया वो काफी वायरल हो गया है। सबसे पहले देखिए, ये महिला सड़क पर किसी शख्स से बात कर रही है, लेकिन तभी सामने वाले घर से एक डॉग गिरने पर उसकी नजर पड़ती है और वो तेजी से दौड़कर उसे कैच कर लेती है और डॉग की जान बचा लेती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी अपनी सूंड से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो वो अपनी सूंड से एक दूसरी युवती को छूता है जो उसकी सूंड को सहला रही है। इसी बीच अचानक उसके बगल वाली युवती अपना फोन निकालकर उसकी फोटो खींचने लगती है। तभी हाथी अपनी सूंड को तेजी से घुमाता है और युवती के चेहरे पर जड़ देता है और वो लड़की पीछे जा गिरती है। तो देखा आपने हाथी के साथ सेल्फी लेने की सनक ने कैसे इस शख्स को मुश्किल में डाल दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीजे की सनक ने दो गुटों को आपस में भिड़ा दिया। दरअसल शादी समारोह का कार्यक्रम था और उसमें इस हद तक बवाल हुआ कि जो शादी थी वो बर्बादी में बदल गई। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी के मुरादाबाद में कुछ लोगों पर डीजे का धुन ऐसा छाया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि दो गुटों के लोग अपनी पसंद का गाना बजवाने के लिए आपे से बाहर चले गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। बात पहले धक्का मुक्की से शुरू हुई, फिर हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे। इस कदर वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे मानो किसी शादी में शामिल होने नहीं बल्कि अखाड़े में उतरे हों। दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में मचे इस हंगामे को शांत करवाने में लगे दिखाई दिए, लेकिन लड़ाई कर रहे लोगों के सिर पर खून इस कदर सवार था कि उनके कहने पर भी रुकने को तैयार नहीं दिखे। बाद में पुलिस आई तो मामले को किसी तरह शांत करवाया गया। ये इस तरह का एक वीडियो अभी संज्ञान में आया है हम लोग के, और ये संभवतः थाना मझोला से संबंधित बताया जा रहा है। इसके घटनास्थल की अभी जानकारी की जा रही है और जो लोग हैं इसमें उनकी भी पहचान की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में शादी के बवाल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। तो मुरादाबाद में शादी समारोह को लेकर के यहाँ पर बवाल देखने को मिला, डीजे की धुन को लेकर के। वहीं पुणे की खबर की बात करें तो पुणे में एक रैप सॉन्ग को लेकर के बवाल हो गया और दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया कि प्रशासन को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। महाराष्ट्र के पुणे में शिंदे सरकार के खिलाफ शूट किए गए रैप सॉन्ग के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पुणे यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। रैप गाने वाले सिंगर जाधव पर आरोप लगा कि उन्होंने बगैर अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर में रैप सॉन्ग की शूटिंग की। आरोप है कि इस बात से भड़के कार्यकर्ताओं ने परिषद की बैठक में घुसकर नारेबाजी की और फिर कागजात फाड़ दिए गए। दरवाजे और खिड़कियों के कांच भी तोड़ने का उन पर आरोप लगा है। इस वजह से अचानक से यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई है। इस हंगामे के बाद वीसी ने तत्काल बैठक को रोक दिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन राजी हो गया है। विद्यापीठ ने जैसे ही उसकी इंफॉर्मेशन विद्यापीठ प्रशासन को मालूम हुई थी तो पुलिस में उसकी एफआईआर दर्ज किया था और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। उनके तरफ से भी उनकी चौकसी समिति उसके ऊपर काम कर रही है। इंटरनल जो भी कमेटी है कि इंटरनल ये सब कैसे हुआ, ये करने के लिए हमने रिटायर्ड डीजीपी श्री जयंत उमरानीकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी फॉर्म की है। फिलहाल विवादित रैप सॉन्ग बनाकर चर्चा में आए शुभम जाधव के खिलाफ पुणे के चतुर्थश्रृंगी थाने में
एक मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच समिति की तफ्तीश इस मामले में जारी है।